तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमें सबसे पहले युनशी और यहाँ उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है और युनशी को जैसा कि तुम्हें पता है कि जैसे ही पता चला था कि इस ओल्ड मैन का सरनेम युन है तो यार यहाँ पे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाए कि है मतलब आपका सरनेम भी युन है। यहाँ पे ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा सरप्राइज था कि लाइक तुम जो ये मुझसे पूछ रहे हो इसका मतलब क्या है, क्या तुम्हारा सरनेम भी युन है। ये सुनकर युनशी कहने लगता है कि हाँ इस जूनियर का सरनेम भी युन है और मेरा जो गिवन नेम है ना यानी कि जो नाम मुझे दिया गया है वो शी है। अब उसका नाम सुनकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि युनशी जिसका मतलब आजादी, खुली हवा और खुले पानी की तरह बिल्कुल आजाद। मानना पड़ेगा काफी अच्छा और बेहतरीन नाम है, ऐसा यूनिक नाम मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। अब यहाँ युनशी थोड़ा सा वो जो ड्रैगन ब्लड था वो उसे निचोड़ना शुरू कर देता है और थोड़ा बहुत करेक्ट करने के बाद कहने लगता है कि सीनियर अब क्योंकि आपका सरनेम भी युन है और हम दोनों ही यहाँ पे सील है तो और जो कि बहुत बड़ा इत्तेफाक है तो मेरे ख्याल से ये जो ड्रैगन ब्लड है ना हम इसे अपना वाइन के तौर पे यूज करते हुए आज के दिन को एंजॉय कर सकते हैं। ये ड्रैगन ब्लड मैं आपको इसलिए भी देना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपको पूरी तरीके से खत्म कर दूं ना तो आप मुझे मरने के बाद रिग्रेट ना करो और मुझसे सवाल जवाब ना करो कि भाई मेरे पास तो ड्रैगन ब्लड की पावर थी और आपके पास तो कुछ भी नहीं था। जिस पर यहाँ वो ओल्ड मैन भी हंसने लगता है और फिर ये दोनों ही उस ड्रैगन ब्लड को पी जाते हैं। अब इस दौरान वो जो ओल्ड मैन था वो कहने लगता है कि पर एक बात याद रखना मैं फ्री में कुछ भी नहीं लेता। हाँ समझ रहे हो, मेरे भी कुछ मॉरल्स हैं, मैं ऐसे ही तुमसे एक जूनियर से ड्रैगन मीट और ड्रैगन ब्लड को नहीं ले सकता। अब क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो है ना, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करके स्ट्रॉन्ग भी बनना चाहते हो तो चलो फिर इसके बदले में मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा ताकि तुम जल्द से जल्द मुझे मार पाओ। अब ये कहते हुए वो अपने क्लॉ अटैक से इसे काफी दूर ढकेल देता है। अब यहाँ युनशी जैसे इस बैरियर के बाहर आता है ना तो यहाँ आते साथ ही वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सीनियर एक बात बताइए कि आप इस बैरियर के बाहर आ सकते हो। पर तभी उसकी नजर जाती है उसके पाम के ऊपर और वो उसे देखकर हैरान था और कहने लगता है कि न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो पाम है ना ये कुछ रियल टाइप का है। अब लिंची और इस ओल्ड मैन के बीच में ना थोड़ा फ्रेंडली टाइप का रिलेशनशिप बन चुका था तो यहाँ वो फ्री होकर बिल्कुल उससे खुलेआम ऐसे पूछने लगता है कि आखिर ये चीज है क्या। यहाँ पे जो ओल्ड मैन था ना वो भी इससे सारी बात बहुत फ्री होके बता देता है कि ये असल में मेरी प्रोफाउंड आर्ट है और जो कि मेरी प्रोफाउंड वेन्स और ब्लड लाइन से आती है और तुम्हें पता है इससे मेरा सोल कंट्रोल करता है लेकिन फिर भी ये मेरी बॉडी और सोल से अलग होकर बाहर एक स्पेशल एनर्जी बॉडी के शेप में आकर काम भी कर सकता है और मैं इसे अपने सोल के जरिए से जहाँ चाहूँ वहाँ मूव करा सकता हूँ। इवन कि मैं अपने सोल के जरिए से इसका कोई भी शेप बना सकता हूँ। युनशी तो ये देखकर पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था लेकिन होश उसके तब उड़ जाते हैं जब वो बताने लगते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जितनी भी टेक्निक है ना ये उन सबको भी कॉपी कर सकता है और उसके रूप में से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब तुम लोग अंदाजा लगाओ कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। अब गाइस वैसे तुम लोग बताओ मुझे कि युनशी को ये टेक्निक सीखने में कितना टाइम लग सकता है, मतलब गेस करो, एंड में मैं सही जवाब तो बता ही दूंगी। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युनशी है ना वो अब प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और ये जो ओल्ड मैन था वो अपने इस टेक्निक की मदद से उसके ऊपर लगातार हमले करता है। साथ ही यहाँ पे वो बताने लगता है कि ये जो प्रोफाउंड हैंडलेस है ना ये हमारे क्लैन के ब्लड लाइन की ही एक टेक्निक है और रेनेगेड वाला एंशिएंट गॉड ने यहाँ अलग एंशिएंट गॉड की बात करी है तो कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे ओल्ड मैन ने युनशी की काफी सारी प्रैक्टिस करवा देता है लाइक जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो फाइट वाइट हर चीज होती है। लेकिन जब यहाँ पे उसे पता चलता है कि जो एंशिएंट गॉड की ट्रू ब्लड लाइन का जो थोड़ा सा एसेंस है ना वो असल में युन फैमिली का ब्लड अपने अंदर थोड़ा सा इनहेरिट किए हुए है, लेकिन ये जो पावर है ना ये तभी एक्टिवेट होती है युन फैमिली के ब्लड लाइन के लोगों के अंदर जब उनकी जो मिस्टिक पावर है वो हेवन फेज तक पहुंच जाती है। मतलब तुम समझ रहे हो युनशी को अगर इसे अवेकन करना है तो भाई इस लेवल पे पहुंचना होगा। अब यहाँ पे वो बताने लगते हैं कि जो इल्यूजनरी डीमन रेलम है ना उसके जो 12 गार्डियन फैमिलीज हैं उनके अंदर यानी कि ये 12 गार्डियन फैमिली के अंदर जो टॉप की फैमिली है वो असल में युन फैमिली है। तो लड़के तुम समझ जाओगे तुम्हें क्या करना है। अभी हम देखते हैं कि युनशी की ना बहुत बुरी तरीके से वो ऐसा मार लगाने लगते हैं बट अपना हीरो यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक कान से उसकी सारी बातें सुनता भी है तो दूसरे कान से ना आसपास की चीजों के मूवमेंट्स उन सब पे भी नजर रखे हुए था। अब यहाँ इनके ऐसे प्रैक्टिस चलती रहती है लेकिन तभी हम किसे देखते हैं प्रिंसेस कांग युको जहाँ उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो ऑलमोस्ट मौत के मुंह में पहुंच चुके थे, बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अब यहाँ अपने फादर की फिक्र ऑब्वियसली हर लड़की को होगी तो यहाँ पे कांग यू परेशान थी और कहती है कि शायद आपकी इलनेस को ठीक करने का कोई ना कोई इलाज तो होगा, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना। तभी यहाँ पे वो बंदा आ जाता है और उसके हाथ में एक इन्विटेशन लेटर भी था जिसमें लिखा गया था कि अगर वो यंग मास्टर फेंग के साथ शादी के लिए मान जाती है तो फिर उसके फादर को कैसे ठीक किया जाए वो इसका इलाज भी से बता देंगे। लेकिन उन्हें तुमसे बड़ा प्यार है इसलिए उन्होंने बता दिया कि जो बर्निंग सोल फ्लावर है उसके जरिए से इनकी जो इलनेस है इसे क्योर किया जा सकता है, लेकिन उसे ढूंढना बहुत
ज्यादा रेयर है, तो अगर तुम्हें अपने फादर की जान बचानी है तो तुम्हें उनसे शादी करनी होगी। मतलब समझ रहे हो कितना लेवल का वो है, समझ जाओ वो। हम देखते हैं कि इस बंदे को देखते साथ ही भाई एम्परर की ना ऐसे सटक जाती है, वो ऐसे खड़े हो जाते हैं और बस कांपते कांपते कहने लगते हैं कि तू निकल जा यहाँ से, तेरी शक्ल भी मुझे नहीं देखनी। अब मिस कांगी ऑब्वियसली अपने फादर को शांत कराने की कोशिश करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती है कि उसके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। और जाते हुए ये बंदा भी उसे एक अल्टीमेटम देके जाता है कि तुम भी जानती हो जब तक जिंदा है तब तक ही हम कुछ कर सकते हैं, एक बार वक्त निकल गया ना हाथ से, फिर तुम्हारे पास अगर पूरा का पूरा बर्निंग सोल फ्लावर का पूरा बगीचा भी ला देना तो भी तुम इन्हें जिंदा नहीं कर सकती। अब क्या करना है ये तुम अच्छे से जानते हो। मुझे तो लगता है कि भाई वो मान जाएगी, लेकिन एंड मोमेंट में शायद युनशी आके बचा लेगा। खैर देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। अब ऐसे काफी दिनों तक युनशी और बाकी सबकी प्रैक्टिस चलती रहती है, सर्दियां आ जाती हैं और यहाँ तक कि 1 साल का वक्त बीत चुका था। मतलब देख रहे हो पेसिंग कितनी की गई है। और इस दौरान युनशी बिना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। मतलब कि तुम खुद देख सकते हो कि उसने एक सिंगल स्ट्राइक से ही उस ओल्ड मैन के अटैक को ऐसे ना बिल्कुल काउंटर कर लिया था, जो देखकर तो ओल्ड मैन भी ऐसे सरप्राइज हो जाता है। और कहते हैं ना कि गाइस तारीफ वो जो दुश्मन करे, तो यहाँ वो भी कहने लगता है कि भाई मानना पड़ेगा, तुम्हारी जो फ्यूचर के अचीवमेंट्स है ना वो मैं इमेजिन करके ही हैरान हूँ। अब ऑब्वियसली इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उसके अटैक को काउंटर करने के बाद युनशी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। बट सडनली वो जो ओल्ड मैन था वो जिंदगी की वैल्यू करने लगा था जब से उसने युनशी के साथ वक्त बिताना शुरू किया। और ये सारी चीजें ही सोचते हुए वो हंसने लगता है। और इतने टाइम बाद उसकी ऐसी हंसी सुनकर ना युनशी डर के मारे उठ जाता है, कहने लगता है कि दद्दू क्या हो गया। ओल्ड मैन ने बता देता है कि भाई कुछ नहीं, बस इतने सालों बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मरना नहीं है, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। पर देखो तो आज मैं एक जूनियर को ट्रेन कर रहा हूँ ताकि वो मुझे ही मार सके फ्यूचर में। हाँ, और ये कितने हंसी की बात है। हाँ, मैं तुम्हें लगातार रोज ब्रेक थ्रू करता हुआ देख पाता हूँ। तुम रोज आगे बढ़ते जाते हो और बहुत ही जल्द तुम मेरे इक्वल आ जाओगे। और वो दिन भी दूर नहीं जब तुम मेरे इक्वल आकर मुझे खत्म कर दोगे। सही बता रहा हूँ, इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद पागल हो चुका हूँ और इसी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों के बीच हंसी मजाक ना काफी देर तक चलता रहता है। तभी युनशी के दिमाग में सवाल आता है और वो कहना लगता है कि सीनियर एक बात बताऊं, क्या आपकी कोई आखिरी विश है कि एक बार मैं आपको पूरी तरीके से निपटा दूं तो उसके बाद मैं आपकी आखिरी इच्छा को पूरा जरूर करूंगा। ये सुनकर वो उससे कहने लगता है कि पहले मुझे ये बताओ लड़के, क्या तुम्हारी कोई फैमिली है या फिर फैमिली का कोई मेंबर बचा हुआ है। जिस पे युनशी थोड़ा उदास हो जाता है। अब वो उसे अपने पास से वही लॉकेट निकालते हुए उसे बता देता है कि मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ और मैं तो आज तक अपने पेरेंट्स से मिला भी नहीं। अब यहाँ पे उसके हाथ में वो आर्टिफैक्ट जैसे लॉकेट को देखते साथ ही यहाँ पे जो वो ओल्ड मैन है वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे हाथ में ये कहते हुए वो बिल्कुल उसके ऊपर टूट पड़ता है। यहाँ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहने लगता है कि बताओ ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये तुम्हारे पास कैसे आ सकता है। युनशी भी ये देख के हैरान हो जाता है। वो थोड़ा पीछे हटते हुए उसकी तरफ हैरानी के साथ देखे जाता है। अब यहाँ उसे खामोश देखकर वो ओल्ड मैन भड़क जाता है, कहने लगता है कि मुंह में जुबान नहीं है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो, आखिर तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। युनशी बताने लगता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना तब से ही ये चीज मेरे पास ही है और मैं नहीं जानता कि ये मेरे पास कहाँ से आया। और ये इकलौती वाहिद चीज है जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने, जिनसे कि मैं आज तक मिला भी नहीं, वो मेरे लिए छोड़ के गए हैं मेरे साथ। ये सुनकर तो ओल्ड मैन के ना ऐसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता। वो वापस से उसे पूछता है कि क्या अभी तुमने जो कहा वो सच है, सच में तुम्हारे पेरेंट्स इसे तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं। युनशी इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और ये इकलौती ऐसी चीज है कि जिसके जरिए से मैं उनका पता लगा सकता हूँ। और एक मिनट सीनियर, अगर आप इसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा ओरिजिन क्या है। नहीं, मुझे आप इसके बारे में सारी चीजें बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। अब ओल्ड मैन समझ चुका है कि युनशी उसी की ब्लड लाइन से कोई है, तो वो उससे कांपती हुई आवाज में बस इतना कहता है कि अपना राइट हैंड मुझे दो, अभी के अभी दो। युनशी हाथ बढ़ाता है, ओल्ड मैन कैच करता है और जैसे ही पकड़ता है ना वो यहाँ पे उसके हाथ में एक मार्क को ग्लो होता हुआ देख पाता है, जो देखकर युनशी भी इवन शॉक्ड था। लेकिन ये जो ओल्ड मैन था वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है कि ये तुम्हारे युन क्लैन का मार्क है और ये प्रोफाउंड हैंडल का अनअवेकन मार्क है। और जिसका मतलब ये इस बात का भी सबूत है कि तुम युन क्लैन के डिसेंडेंट हो, तुम मेरे पोते हो, मेरे ग्रैंडसन हो। युनशी के तो ये सुनते साथ ही होश उड़ चुके थे। एकदम से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहने लगता है कि क्या बोल रहे हो। लेकिन दत्ते तो यार बहुत ज्यादा खुश थे और वो कहने लगता है कि ये जो व्हाइट प्रोफाउंड हैंडल मार्क है ना, ये युन क्लैन की ब्लड लाइन का प्रूफ भी है और तुम्हारे पास ये पैदाइशी है। और जो तुम्हारे पास ट्रेजर है ये सुप्रीम ट्रेजर है, जैसे कि युन क्लैन यानी कि हमारा क्लैन जो कि गार्ड्स क्लैंस में से एक है, ह्यूमन एम्परर क्लैन के गार्ड्स हैं जो कि इस चीज को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। अब गाइस फाइनली ये वही मोमेंट था जब युनशी को फॉर द फर्स्ट टाइम पता चलता है कि उसका ओरिजिन क्या है। साथ ही ये जो ट्रेजर जैसे कि वो बचपन से कैरी करता हुआ आ रहा है, इसे द मिरर ऑफ संसारा कहा जाता है। लेकिन युनशी तो ये सारी चीजें एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था, जिसके चलते वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि ठीक है फिर मत करो मुझ पर यकीन, हम अपने ब्लड को ना एक साथ मर्ज करके इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। अगर ये मिल जाती है तो मतलब कि तुम मेरी ही ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो। अब ये कहते हुए वो अपने फिंगर को ना हल्का सा बाइट करता है और जो ब्लड ड्रॉप है वो निकलते साथ ही सीधा उसकी ओर जाने लगती है। अब अचानक से युनशी भी सेम चीज करता है, दोनों के ब्लड एक दूसरे के साथ ना बड़े इजीली मर्ज हो जाते हैं। अब ये देखते साथ ही
जो ओल्ड मैन था वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो युनशी की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो, मेरा अपना खून, वो खून जिसके लिए हमने कितना कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे युनशी को भी यकीन हो जाता है और वो उस ब्लड ड्रॉप को ऑब्जर्व करते हुए कहने लगता है कि आप वाकई में मेरे ग्रैंडफादर हैं और मैं आपका पोता हूँ। हाँ, ये कहते हुए वो दौड़ते हुए जाता है और उन्हें टाइटली हग करता है। अब उसके ग्रैंडफादर से तो रहा नहीं जाता, वो रोते हुए कहने लगते हैं कि फाइनली हेवन ने मुझ पे अपनी मेहरबानी दिखाई दी। न सिर्फ उसने मुझे तुम्हारे जैसा पोता दिया, किसी मेरी तरफ वो भेजा भी। अब यहाँ दादा पोता का ये रियूनियन कमाल का लगता है। ऑब्वियसली यार, अगर तुम किसी जगह पर काफी सालों से कैद हो और सडनली तुम्हें बचाने वाला कोई तुम्हारा अपना ही आ जाए तो फिर कितनी खुशी होगी। अब ना कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। अब युनशी अपने ग्रैंडफादर को बता देता है कि जो अंकल शाओयिंग है उन्होंने खुद के बेटे को सैक्रिफाइस करके मेरी जान बचाई, जिसके बाद आगे चल के उन्हें भी मार दिया जाता है। रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो तुम्हें पता ही है। तो वो सारी कहानी यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को बता देता है। उसका ग्रैंडफादर भी कहता है कि हाँ, शाओ फैमिली की ये जो काइंडनेस है इसे हम मरते दम तक भूल नहीं सकते, लेकिन जो चीज हमारे साथ हुई है हम उसका बदला तो जरूर लेंगे। अब युनशी यहाँ पे हर एक चीज के बारे में पूछने लगता है कि आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई और कैसे वो ऐसे टाइम ट्रैवल कर पा रहा है। उसका ग्रैंडफादर भी इसे बता देता है कि ये सब कुछ हो रहा है तो बस इस मिरर ऑफ संसारा की वजह से, और बताता है कि तुम्हारा फादर यानी कि युंग किंग होंग वो मेरा इकलौता बेटा हुआ करता था। अब इसी के साथ हमें वक्त में थोड़ा पीछे ले जाया जाता है और कहानी ना बहुत डीपली यहाँ से चलने वाली है। तो अगर पेशेंस है तो अच्छे से देखना, वरना जो तुम्हारी आदत है ना स्किप कर करके देखने की, इसे स्किप करके तो अपनी जर्नी खराब कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। साथ ही युनशी को पता चलता है कि इसकी मदर का नाम मो यूरो था और जो मो फैमिली के पैट्रियार्क है वो उसकी बेटी है और जो कि 12 गार्डियन फैमिली में से एक में आती है। पर तभी कहानी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होती है कि कैसे इसके फादर और मदर मिले और इनकी शादी वाली रात जब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सडनली जो प्रिंसेस थी उसने उसके ग्रैंडफादर को समन किया और जो डीमन एम्परर क्लैन की जो प्रिंसेस थी उन्होंने बताया कि युन चांगाई आज से तुम्हें इस मिरर ऑफ संसारा जो कि एक सुप्रीम ट्रेजर है इसे प्रोटेक्ट करना है। हमारे डीमन रेस की पूरी जिम्मेदारी और उसका फ्यूचर जो कि ये सुप्रीम ट्रेजर है इसकी जिम्मेदारी अब मैं तुम्हारे कंधे पे सौंपती हूँ। तुम्हें अपनी जान की बाजी भी लगाकर इसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। अब यहाँ पे जो प्रिंसेस थी उसने न सिर्फ ट्रेजर दिया बल्कि उसने ये भी कहा कि तुम्हें अब इल्यूजरी डीमन फॉरेस्ट में जाना है, जहाँ जाके तुम्हें मेरे फादर एम्परर और साथ ही जो मेरा रॉयल ब्रदर है यानी कि जो मेरा ब्लड लाइन से रिलेटेड भाई है उसे भी ढूंढना है। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर इतनी सडनली इसके फादर और भाई को ढूंढने के लिए प्रिंसेस ने क्यों भेजा। असल में आज से ठीक 1-2 महीने पहले से ना जो रॉयल पैलेस है इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली जो दुश्मन है वो अटैक करने लगे थे और ये जो दुश्मन थे ना और ये जो चोर थे ये बल्कि इस रिलम के नहीं बल्कि दूसरे रिलम से बिलोंग करते हैं और बस इन्हीं लोगों की तलाश में इसका फादर और इसका जो भाई है ये दोनों निकल पड़े थे उसी जंगल की ओर जहाँ पे इस वक्त युन चांगाई को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया है। अब ऐसे बहुत लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो उस फॉरेस्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन जो एम्प्रेस थी ना वो युन चांगाई को एक बात और बता देती है कि हमारे बीच में ही कोई गद्दार है, वरना उसके इंटरफेरेंस के अलावा कोई भी दूसरे रिलम का बंदा यहाँ आके अटैक कैसे कर सकता है। इसी के चलते जो प्रिंसेस है उसने पैट्रियार्क युन के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। फाइनली वो उस फॉरेस्ट के अंदर जैसे ही आता है तो आसपास की चीजें देखकर वो भी अमेज्ड हो चुका था। साथ ही उसे अपने सामने स्पेस में हलचल होती हुई नजर आती है जहाँ एक मिस्टीरियस सा पोर्टल बनने लगता है। अब इस दौरान युन चांगाई समझ आता है कि जो एम्परर और जो यंग प्रिंस है वो लोग इसी के जरिए से दूसरी जगह पे गए होंगे। इसी के साथ वो भी उसके अंदर जंप कर देता है और रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो यहाँ पे हमें पता ही है। तभी वो प्रेजेंट टाइम में युनशी को बताने लगता है कि जो हेवनली स्वॉर्ड रीजन है ना इसने इल्यूजरी डीमन रियलम में एक सीक्रेट फॉर्मेशन को इन लोगों ने बिल्ड किया है जिसके जरिए से ये 2 रियलम में आ जा सकते हैं। ये सुनकर तो युनशी भी इवन की शॉक्ड हो जाता है। तभी यहाँ पे जो युन चांगाई है वो उसे आगे बताने लगता है कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने सस्पेक्ट कर ही लिया था कि हमारे एम्परर और जो यंग प्रिंस है उन लोगों को यहाँ पे घात लगा के मारा गया होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो इन लोगों ने मुझे भी ट्रैप करके रख दिया ताकि जो मिरर ऑफ संसारा है इसे ये लोग हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सके। पर खुशकिस्मती से जो मिरर ऑफ संसारा है उसे मैंने यहाँ पर आने से पहले तुम्हारे पेरेंट्स को दे दिया था और मैं काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मैंने उस वक्त ये डिसीजन लिया। और गाइस ये सोचने वाली बात है, वरना अगर वो उस चीज को ना देता ना इसके पेरेंट्स को तो भाई दद्दू का तो खेल यहीं पे खत्म हो जाता, क्योंकि ट्रेजर मिलते साथ ही ये लोग इन्हें खत्म कर देते और इसके पेरेंट्स भी फिर उसे बचाने के लिए यहाँ पे नहीं आ पाते और शायद ही युनशी कभी हमें यहाँ पे नजर भी ना आता। अब यहाँ पे गाइस हमें पता चलता है कि बस उसी मोमेंट से जिस मोमेंट पर उसने यहाँ पे पैर रखा तब से लेकर आज तक वो यहाँ शिंगथियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर दब के रह गया है और तब से ट्रैप है। लेकिन ट्रैप करने के बावजूद भी इन लोगों ने बहुत मुश्किल से ही युनशी के ग्रैंडफादर को यहाँ पे जिंदा रखा है ताकि वो लोग उसके जरिए से जो मिरर ऑफ संसारा है इसके सीक्रेट्स का वो पता लगा पाए। और बीते 100 सालों से मेरे ऊपर ये जुल्म होता रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इतने वक्त से घर से गायब था ना तो तुम्हारे पेरेंट्स को मेरी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होगी और इसी के लिए इस प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में आने के लिए इन लोगों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रास्ते में तुम्हारे साथ ये सारा हादसा हो जाएगा। हाँ, युनशी को अपने पेरेंट्स की फिक्र तो होती है, लेकिन तभी उसका
ग्रैंडफादर कहता है कि जैसा कि उस पालतू ने बताया अभी अभी कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, तो मुझे डर है कि शायद उसकी कही बात सच है। ये सुनकर तो यहाँ पे युनशी भी शॉक्ड हो जाता है, पर ग्रैंडफादर उसे बताने लगता है कि बस शुक्र है मेरे पास तुम हो, उन लोगों ने अपने पीछे हमारा एक डिसेंडेंट छोड़ दिया। युनशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि नहीं, मैं इसे स्वीकार कर ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि हमारे साथ ऐसा कुछ कोई कर सकता है। मैं और आप जिंदा है, हम दादा पोते मिलकर इस फॉर्मेशन को तोड़ देंगे और यहाँ से निकलकर इन सब की बैंड बजा देंगे। ये कहते हुए युनशी अपने स्वॉर्ड से काफी सारा अटैक उस स्वॉर्ड के ऊपर कर देता है, लेकिन किसी का भी कोई फायदा नहीं होता। इवन कि युनशी अपनी फ्लेम बॉडी के जरिए से भी इसके ऊपर हमला करवाता है, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं होता। वो स्वॉर्ड तो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुई थी, ना ही उसके ऊपर कोई खरोच आई थी। युनशी यहाँ पर काफी कोशिशें करता है, लेकिन हर बार वो नाकाम रहता है। तभी वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इसे सेटल करके रहूंगा। अब उसके इस जज्बे को देखकर ना उसका ग्रैंडफादर भी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, तुम ये कर सकते हो, अब बस अपना हाथ मेरे हाथों में दो। तभी यहाँ पे युनशी उनके पास जाता है, पूछने लगता है कि आखिर आप क्या करने वाले हो। अब उसका ग्रैंडफादर पकड़ता है उसके हाथ को और उसी मार्क को वापस से देखते हुए कहने लगता है कि अभी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो कि तुम उस प्रोफाउंड आर्ट का यूज कर पाओ। काश काश मैं अपनी ये सारी मिस्टिक पावर को तुम्हें दे पाता। और अफसोस की बात है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इस वक्त तुम्हारी जो प्रोफाउंड हैंडली आर्ट है उसे थोड़ा सा अवेकन कर सकता हूँ। अब ये कहते हुए वो अपने काम में लग जाते हैं, जिसके चलते युनशी को काफी ज्यादा पेन भी होता है, लेकिन ग्रैंडफादर उसे यही बताते हैं कि तुम्हें इसे थोड़ा सा एंजॉय करना होगा, क्योंकि तुम्हें समझना होगा कि ये जो आर्ट है ये न सिर्फ तुम्हारी पावर है बल्कि ये तुम्हारी सोल का एक हिस्सा भी है। फिर मैं ये कहूँ कि ये तुम्हारी सोल का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म भी है, और इनका जो वीकेस्ट से लेकर सबसे कमजोर से लेकर सबसे ताकतवर तक के अलग अलग कलर्स में फॉर्म्स होते हैं, यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, कियान, ब्लू, पर्पल एंड गोल्ड। लेकिन फॉर द फर्स्ट मोमेंट ये अवेकन जब होता है ना, तभी से इसका रैंक डिसाइड हो जाता है। तो तुम्हारा कौन सा रैंक है ये अवेकन होने के बाद ही पता चलेगा। अभी यहाँ पे गाइस मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो यून क्लैन है ना, इनके 90% तक के यून क्लैन के जो लोग होते हैं ना, जब वो लोग इस प्रोफाउंड हैंड को एक्टिवेट कर लेते हैं यानी कि अवेकन कर लेते हैं, तो इनका जो एवरेज रैंक है वो इनका रेड से लेकर येलो तक है। और ग्रीन रैंक को अवेकन कर पाना ये एक जीनियस की निशानी है। अब तभी यहाँ पे ग्रैंडफादर बताने लगते हैं कि लेकिन तुम्हारे फादर और जो मेरा रैंक है वो असल में क्यान है, और ये चांस 1 in 1000 है, जिसका मतलब तुम समझ रहे हो कि कितना ज्यादा रेयर है। तभी यहाँ पे एक जोर सा एनर्जी एक्सप्लोजन होता है और हमें देखने को मिलता है कि युनशी का जो कलर है यानी कि जो रैंक है वो रेड है, जो देखकर तो ग्रैंडफादर भी कहता है कि है अरे ये इतना कमजोर कैसे हो सकता है, तो हमारा ही खून है ना। जिसमें युनशी तो काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि अरे दत्तू चिंता मत करो, भले ही मेरा रैंक अभी सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन मैं फिर भी आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। ग्रैंडफादर भी सुन के ना काफी ज्यादा खुश था और कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल मेरे पोते हो तुम भाई, और तुम्हारे पास तो फीनिक्स ब्लड लाइन की भी पावर है, तो फिर तुम्हारा रैंक कम है इससे फर्क क्या पड़ता है, तुम किसी से कम थोड़ी हो। ये सुनकर युनशी को भी काफी अच्छा लगता है। अब तभी यहाँ उसका ग्रैंडफादर अपने पास से एक चीज को निकालता है और कहने लगता है कि इसे गौर से देखो युनशी, ये आज से तुम्हारा है, इसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारे कंधे पे है, और हाँ चाहे जो हो जाए इसके अंदर क्या है इसे खोलने की कोशिश मत करना। युनशी इसे अपने पास रख लेता है और फिर उसका ग्रैंडफादर उसके कान में से कुछ बताता है, जो सुनकर युनशी भी हाँ में सिर को हिलाता है। और क्या बताता है ये तुम्हें और मुझे नहीं बताया जाता, बस यहाँ एंड में दद्दू यही बताते हैं कि जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, ये सीक्रेट ऐसा सीक्रेट है जो कि हमारे इल्यूजरी डीमन रियलम का फ्यूचर है, और ये एक ऐसी चीज है जो कि यून फैमिली के हर एक पैट्रियार्क अपने आने वाले जनरेशन के जो दूसरे पैट्रियार्क है उनको पास डाउन करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे तुम्हें चाहे जो हो जाए इस चीज को हमेशा याद रखना है, कभी भी इसे भूलना मत। और हाँ, हुआन काई के अलावा कोई तीसरा पर्सन इसे कभी सुन ना पाए। युनशी से वादा करता है, कहने लगता है कि ग्रैंडफादर चिंता मत कीजिए, मैं इस सीक्रेट को कभी रिवील होने नहीं दूंगा। अब तभी यहाँ पे जो युन चांगाई है वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट था। वो युनशी से कहता है कि मैं फिलहाल के लिए थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करना चाहता हूँ, तो इस बैरियर के बाहर जाओ और जाकर अपनी न्यू बॉर्न प्रोफाउंड हैंडल को थोड़ी देर प्रैक्टिस करो, उसे सेंस करने की कोशिश करो, उसके साथ अपना कनेक्शन बनाओ। जिस पे युनशी मान जाता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए अपने ग्रैंडफादर को ना एक बार मुड़ के देखता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन उसका ग्रैंडफादर बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए उसे ऐसे दूर जाने को कहता है। अब तभी यहाँ पे जैसे ही युनशी उस बैरियर से चला जाता है ना, तो यहाँ युन चांगाई अपने अंदर से अपने मिस्टिक पावर को एक जगह पर गैदर करते हुए एक हल्का सा प्रेशर अपने हार्ट के ऊपर डालता है और कहने लगता है कि युनशी बस ये आखिरी चीज है जो तुम्हारा ग्रैंडफादर कर रहा है। इसी के साथ वो अपनी सारी पावर को अनलीश कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे जो बैरियर लगा हुआ था ना वो धीरे धीरे ब्रोक होने लगता है। और जैसे ही आवाज युनशी सुनता है ना, तो वो पलट के देखता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड थी ना वो धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगी थी उस एनर्जी एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट के चलते। अब तभी यहाँ उसके फादर ने खुद को ऑलमोस्ट सैक्रिफाइस कर दिया था उस बैरियर को लिफ्ट कराने के लिए, पर तभी युनशी दौड़ते हुए अपने ग्रैंडफादर को आवाज देते हुए उनके तरफ जाने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने ग्रैंडफादर के साथ वक्त बिताया था, कैसे उससे जब पता चला था कि ये उसका पोता है तो उसने उसे कैसे अपने
बाहों में ले लिया था। अब युनशी जाते साथ ही उन्हें अपने बाहों में थामता है और उनसे आवाज देते हुए उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ जैस्मिन आ जाती है और बताने लगती है कि उसने अपनी खुद ही जान ले ली, खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और बस उसकी मौत से ही ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। उसने अपने मरेडियंस को अपने हार्ट से पूरी तरीके से अलग कर दिया। युनशी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, कहने लगता है कि अब मैं समझा कि क्यों मरने से पहले उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ मुझे बता दिया और मैं बेवकूफ, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। मुझे तो एहसास तक नहीं हुआ कि आखिर वो क्या करने वाले हैं। आखिर मैं इतना ज्यादा स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ? जैस्मिन बताओ, आखिर मैं इतना बड़ा वाला बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? ये कहते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और इसी इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड ना यहीं पे एंड होता है। अब गाइस कमेंट में तुम लोग बताना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।